मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इसके पार्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें सबसे पहले आ जाती है यूरोपियन पार्लियामेंट। ये जरा गौर से सुनिएगा। यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो टोटल तादाद है, टोटल मेंबर्स हैं 751। ये एमसीक्यूज बहुत दफा आया है, एफपीएससी के पेपर में आया है, पीपीएससी के पेपर में आया है, सीएसएस में भी ये एमसीक्यूज आता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के कितने मेंबर्स हैं। तो दैट इज 751। तो ये 751 है, ये पूरे यूरोप से मुंतखब होकर नुमाइंदे आए हुए हैं। ठीक है। यूरोपियन यूनियन का काम क्या होता है कि इट इज मेन लेजिस्लेटिव, सुपरवाइजरी एंड बजटरी बॉडी। कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, रूल्स वगैरह बनाती है, सुपरवाइज करती है टास्क को। ठीक है। या जितने भी कमेटीज यूरोपियन यूनियन के अंदर काम कर रही हैं उनको सुपरवाइज करती है। ठीक है। और बजट से रिलेटेड जितने भी बिल्स या बजट अगर किसी को देना है तो वो सारे के सारे जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट देती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। तो आप लोगों ने कंफ्यूज यूरोपियन काउंसिल और काउंसिल ऑफ यूरोप में कंफ्यूज आपने नहीं होना। ठीक है जी। ये उसामा काइंडली अपना कैम ऑफ करें। उसामा बिन अफजाल, कैम अपना ऑफ किया करें प्लीज। अच्छा, तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने आप लोगों को ये सारा बता दिया कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है ये लॉज बनाती है विद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक है यूरोपियन काउंसिल, एक है काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर यूरोपियन पार्लियामेंट लॉज बनाती है। और प्रपोजल कौन देता है इनको? वो देता है यूरोपियन कमीशन। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ये आप लोग जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। तो ये बजट पास कराती है, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि जितनी भी वर्किंग कमेटीज हैं अंडर यूरोपियन यूनियन उन सबको सुपरवाइज करती है। उसके बाद जो है वो आ जाता है यूरोपियन काउंसिल। 28 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन कमीशन के, सॉरी यूरोपियन यूनियन के। तो जितने भी स्टेट्स यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उनके हेड्स, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हेड है या प्रेसिडेंट हेड है या कोई भी गवर्नमेंट का हेड है उनका, या कोई डिक्टेटर है। ठीक है। तो जो हेड्स हैं हर स्टेट के, वो एक एक मेंबर होगा हेड। हमारे जो मेंबर हैं वो आप लोगों को बताया कि हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है। हमारा हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो ज्यादा इख्तियारात जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हैं। तो मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हमारे अगर उधर होते यूरोपियन यूनियन के अंदर तो फिर हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते, अगर होते। वैसे हम यूरोपियन यूनियन में तो है नहीं। ठीक है। तो यूरोपियन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो हैं हेड ऑफ द स्टेट्स प्लस यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट। यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड टस्क। ठीक है, पोलैंड के। और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। यूरोपियन कमीशन क्या चीज है? जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप और यूरोपियन पार्लियामेंट को प्रपोजल्स देती है लॉज वगैरह बनाने में। ठीक है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि यूरोपियन काउंसिल जो है वो ना तो बिल पास करा सकती है, लॉ पास करा सकती है, ना कोई लॉ अमेंड करा सकती है, बल्कि सिर्फ जो है वो एक जनरल डायरेक्शन देती है पॉलिसी मेकिंग में कि इस तरह जो है वो आप पॉलिसी बनाए, पॉलिसी इस तरह से बनाई जाए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। हमने ऑलरेडी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर पढ़ा कि ये भी लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है अलॉन्ग विद यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है। ये डिस्कस भी करती है, लॉ पास करा सकती है, लॉ को अमेंड भी करा सकती है, और पॉलिसीज बनाने के हवाले से कोऑर्डिनेट भी कर सकती है। ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखा है कि, अच्छा, नीचे एक पॉइंट लिखा है नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद काउंसिल ऑफ यूरोप। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन अलहदा है, काउंसिल ऑफ यूरोप या यूरोपियन काउंसिल वो अलहदा है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो जो
गवर्नमेंट है डिफरेंट स्टेट्स की जो मेंबर्स हैं इसके, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो इसके मेंबर्स हैं। यूरोपियन काउंसिल में जो हेड्स हैं वो मेंबर्स हैं, और द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो इश्यूज को डिस्कस वगैरह कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूरोपियन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव आर्म है यूरोपियन यूनियन की, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हाँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ये यूरोपियन कमीशन जो है ये प्रपोजल देती है टू यूरोपियन पार्लियामेंट एंड द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के वो लॉ को बनाएं और या अमेंड करें, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि इट प्रोपोजेस न्यू लॉज एंड अमेंडमेंट टू द पार्लियामेंट एंड द काउंसिल। कुछ स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग नहीं हो रही। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। काइंडली ग्रुप में एक दफा लिंक वो पासवर्ड वगैरह भेज दें सारे। किसी के पास है तो पासवर्ड भेज दें। जी अफरा से आप वो ठीक है, अभी तो हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आप लोगों को बताऊं कि जो बजट के हवाले से जो है ना वो भी यूरोपियन पार्लियामेंट के पास भी होता है और यूरोपियन कमीशन के पास भी होता है, ठीक है। और इट इज द इन्फोर्सर ऑफ द लॉ ऑफ लैंड अलोंग विद कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप लोगों को पता है कि कोर्ट का काम क्या होता है कि वो लॉ को इन्फोर्स कराए, ठीक है। जो अदालतों का काम होता है कि वो लॉ को इन्फोर्स कराएं। तो जो यूरोपियन कमीशन है वो भी लॉ को इन्फोर्स कराती है अलोंग विद कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अच्छा, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट कोर्ट्स बनाई है। कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं, कुछ जनरल कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो इनके मेंबर जो जजेस हैं वो मेंबर स्टेट्स जो है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। और स्टैचू जो यूरोपियन यूनियन का है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि आर्टिकल 13 जो है उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस रेफर है, कि आर्टिकल 13 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। और आर्टिकल 3 या प्रोटोकॉल भी इसको कह सकते हैं, प्रोटोकॉल 3 की आप अगर बात करें तो प्रोटोकॉल 3 के अंदर सारी जो है वो जजेस के हवाले से या कोर्ट्स के हवाले से बात की गई है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि नेशनल सेंट्रल बैंक के साथ साथ यूरोप का भी एक अपना बैंकिंग सिस्टम है जिसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम के यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम के हवाले से जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज गिवन इन प्रोटोकॉल 4 ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये चीजें सारी आप लोगों ने पढ़नी है कि इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें दी गई हैं। उसके बाद कुछ यूरोपियन यूनियन इंस्टीट्यूशंस के एक्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूं। जी थैंक यू सोहेल अफरा साहब, आप लोगों ने ग्रुप में भेजा है लिंक, तो ज्वाइनिंग हो गई है स्टूडेंट्स की, ठीक है। अच्छा, ये कुछ रूल्स वगैरह हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, डायरेक्टिव्स हैं, या कोई डिसीशंस वगैरह हो तो ये आप लोगों ने जो है ना वो खुद पढ़नी है। बड़े आसान आसान से हैं कि अगर कोई यूरोपियन यूनियन कोई डिसीजन लेती है तो ये उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग होगा जिन जिन को एड्रेस किया जाएगा। मतलब कि जिस जिस का नाम लेके, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड है, ठीक है, अगर इंग्लैंड के ऊपर अगर कोई रूल बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो एक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं उनमें सबसे जो ऊपर है, जो सबसे पहले हैं वो आती हैं रेगुलेशंस, ठीक है। रेगुलेशंस वो लॉज होते हैं जो कि अगर बनाए जाएं
तो वो सारे के सारे मेंबर स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। मतलब कि जो लॉज की या जो एक्ट्स की डिवीजन की गई है वो रेगुलेशंस, डायरेक्टिव, डिसीजंस और रिकमेंडेशन एंड ओपिनियंस में की गई है। अगर कोई रेगुलेशंस बनाई जाएंगी तो वो सारे के सारे मेंबर स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगी। ठीक है। अगर कोई डायरेक्टिव्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले रेगुलेशंस है, वो सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद दूसरे आ जाते हैं डायरेक्टिव्स। These require member states to implement them by incorporating their provisions into national law। के उन कंट्रीज को ये कहा जाएगा कि आप अपने नेशनल लॉ के अंदर ये चीज ऐड करें, तो वो होंगे डायरेक्टिव्स। मतलब किसी कंट्री को कहा जाता है कि हमें ये लॉ बना रहे हैं तो आप अपने जो है ना नेशनल लॉज के अंदर ये रूल आप भी जो है वो ऐड करें, तो वो हो जाएगा डायरेक्टिव्स। उसके बाद एक होगा डिसीजन, जो तीसरा है। तो ये उन कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होगा जिनका नाम लेके या जिनको एड्रेस किया जाएगा कि ये आप लोगों के हवाले से जो है डिसीजन लिया गया है। ठीक है। और लास्ट पे आ जाती हैं रिकमेंडेशन एंड ओपिनियंस। रिकमेंडेशन एंड ओपिनियंस कोई मानता है तो ठीक, अगर ना कोई माने तो कोई बात नहीं। मतलब जो है कि ये बाइंडिंग नहीं है। जी उर्वा, वॉइस का इशू है क्योंकि जो है वो आज मौसम इस तरह का बना हुआ है, तूफान है बाहर, तो ये पिंडी इस्लामाबाद में स्पेशली, तो इस वजह से जो है वो हो रहा है। तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या आप लोगों को सबको समझ आ जाएगा। तो ये है जी कुछ एक्ट्स, रेगुलेशंस जो हर मेंबर के स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो कहा जाएगा मेंबर स्टेट्स को कि आप अपने नेशनल लॉ के अंदर इंक्लूड करें। कुछ डिसीजंस हैं जो सिर्फ जिन कंट्रीज को एड्रेस किया जाएगा उन लोगों को कहा जाएगा, ठीक है, कि वो आप माने। और कुछ होते हैं रिकमेंडेशन एंड ओपिनियंस जो कि अगर कोई मानता है तो ठीक, ना माने तो कोई बात नहीं। उसके बाद आजकल जो यूरोप की है वो क्या हालत है। आप लोगों को पता है कि यूरोप की जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस बनाई गई उसको यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल के अंदर है। ठीक है। ट्रबल के अंदर कैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रेग्जिट हो रहा है। जो मेन पावर है ब्रिटेन, बर्तानिया, जो इकोनॉमिक पावर है बहुत बड़ी यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो छोड़ रही है यूरोपियन यूनियन को। पोलैंड के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है जिसकी वजह से पोलेक्सिट एक टर्म निकली है। पोलैंड भी निकलना चाह रहा है, या पोलैंड कहता है कि हम जो है वो निकल हम रहेंगे लेकिन हम रूल्स अपने बनाएंगे, हम यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हंगरी जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी से निकल के इलिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। और इटली में भी इसी तरह से कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा यूरोपियन यूनियन ट्रबल का शिकार हुई हुई है। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज ब्रेग्जिट। ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ब्रेग्जिट एक्चुअली है क्या, हम अब ब्रेग्जिट को डिटेल में जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग एक बात ये समझ लें कि बर्तानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन क्यों लीव करना चाह रहा है। Why Britain is going to leave European Union? जी अफरा साहब कैम ऑफ करें यार। अफरा साहब अपना कैमरा बंद करें। काइंडली अपना अपना कैम ऑफ किया करें प्लीज। अच्छा। तो यूरोपियन यूनियन को क्यों लीव करना चाह रहा है ब्रिटेन। सबसे पहला तो ये है कि आप लोग एक पास्ट देख लें इंग्लैंड का यूरोपियन यूनियन के साथ, कि मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई, इंग्लैंड ने नहीं मानी। यूरोजोन साइन हुआ, यूरोजोन बनाई गई, इंग्लैंड नहीं शामिल हुआ। पहले फ्रांस के साथ इसके ताल्लुकात खराब रहे कि फ्रांस ने इसको दाखिल ही नहीं होने दिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर।
उसके बाद जनाब जो है वो शेंजन एग्रीमेंट साइन हुआ, वो यूरोपियन यूनियन ने नहीं माना। काफी सारे लॉज का क्लैश आता रहा, ये भी उन्होंने नहीं माना। सॉरी। उसके बाद दे थिंक यूरोपियन यूनियन पुट्स टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर सॉवरेनिटी। बर्तानिया ये कहता है कि हम इतनी बड़ी पावर्स हैं, हम यूरोप की पावर हैं, तो ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है यूरोपियन यूनियन, तो हम ये नहीं मान सकते। हमारे रूल्स हम खुद बनाएंगे, हमारे रूल्स कोई और नहीं बना सकता। उसके बाद वही एडॉप्शन ऑफ यूरो एज करेंसी बाय 2020, कि आप जो है वो 2020 तक करेंसी को, यूरो को अडॉप्ट करें, वो भी नहीं मानी। इमिग्रेंट्स को बेनिफिट दें, ये भी बर्तानिया कह रहा है कि हम इमिग्रेंट्स को बेनिफिट क्यों दें, हम अपने लोगों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। कोई दूसरे कंट्री से आए तो हम उन लोगों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। उसके बाद जो मेन बड़ा मसला, यूरोपियन यूनियन लॉ सबसर्विएंट टू ब्रिटिश लॉ, कि अगर कोई बर्तानिया लॉ बनाता है और उसके अगेंस्ट अगर कोई यूरोपियन यूनियन लॉ बनाएगा, तो यूरोपियन यूनियन का लॉ जो है वो माना जाएगा, ना कि बर्तानिया का लॉ माना जाएगा। तो ये बर्तानिया कहता है कि लॉ यूरोपियन यूनियन का क्यों माना जाएगा, हमारा लॉ क्यों नहीं माना जाएगा। उसके बाद जो है जनरल पोलैरिटी है और मेंटेलिटी ऑफ ओल्डीज, के पुराने लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम जो है निकलना चाहते हैं। तो मतलब अब वो कहते हैं कि हम एक नए फेज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एक और जो मेन सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि बर्तानिया ये चाहता है कि हम चाइना के साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो वर्ल्ड इमर्जिंग इकोनॉमी आ रही है, मोस्ट जो है वो फर्स्ट इकोनॉमी बनना चाह रहा है चाइना। तो हम चाइना के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, और चाइना के साथ ट्रेड वो तब ही कर सकते हैं जब वो यूरोपियन यूनियन से निकलेंगे। जब तक यूरोपियन यूनियन में रहेंगे तो वो चाइना के साथ या अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। आप लोगों ने पिछले दिनों में सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोरिस जॉनसन का बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे कि ये जो है वो निकले। ये क्यों निकले? मेन वजह यही थी कि जो है ना वो अमेरिका ट्रेड करना चाह रहा था बर्तानिया के साथ। ठीक है, बर्तानिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, बर्तानिया के साथ ट्रेड करना चाह रहा था, तो अमेरिका का जो मेन हॉल्ट आ रहा था वो था यूरोपियन यूनियन। ये थी कुछ वजूहात जिनकी वजह से बर्तानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन को लीव करना चाह रहा है। अब जो मेन इशू है ब्रेग्जिट का, कि इशू क्या है, जो मेन बातें हो रही हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी और हिस्ट्री बताता चलूं कि 31 अक्टूबर 2019 दिन 11 बजे ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकला। 31 अक्टूबर 2019। तो दो ऑप्शंस हैं बर्तानिया के पास, या तो डील ब्रेग्जिट होगी या तो नो डील ब्रेग्जिट होगी। अगर डील ब्रेग्जिट होगी तो उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, कि आपने डिवोर्स बिल के ऊपर जो है वो बात करनी है, डील करनी है। सिटीजन राइट्स के ऊपर आपने बात करनी है। और एक है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ये मैं इसकी हिस्ट्री आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इस इन चीजों के ऊपर आपने बात करनी है कि डिवोर्स बिल कितना होगा, सिटीजन राइट दिए जाएंगे या नहीं। तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है। तो जो बर्तानिया की पार्लियामेंट थी उसके पास तीन ऑप्शन थे, या तो ब्रेग्जिट पास कराएं, या तो डिले ब्रेग्जिट कराएं, या तो ब्रेग्जिट को कैंसिल कर दें। ब्रेग्जिट कैंसिल तो हो नहीं था सकता क्योंकि ऑलरेडी रेफरेंडम हो चुका था। ठीक है, 2016 के अंदर। यस, जो रेफरेंडम था जो 2016 में किया, जो डेविड कैमरून ने रेफरेंडम कराया था। तो कैंसिल ब्रेग्जिट तो हो नहीं सकता। डिले ब्रेग्जिट, कितना डिले होगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी कॉन्टिन्यूसली प्रेशर डाल रहा था। तो आखिरकार बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट अपनी पार्लियामेंट से पास कराया और फाइनली ब्रेग्जिट हुआ। और 2020 दिसंबर, 3 महीने हैं अभी, ये इनका ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख ले कि ये ब्रेग्जिट का इशू
हुआ कैसे, ओरिजिनेट कैसे हुआ। पीटर वाइल्डिंग फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये ब्रेग्जिट का वर्ड यूज किया था, पीटर वाइल्डिंग। ठीक है, पीटर वाइल्डिंग वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द वर्ड ब्रेग्जिट। और ये जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ ग्रेग्जिट से, जब ग्रीक या ग्रीस जो है वो यूरोजोन से निकला था। वो था ग्रीस एग्जिट फ्रॉम यूरोजोन। तो हुआ क्या, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि 1973 में बर्तानिया के जो प्रेसिडेंट थे कंजर्वेटिव पार्टी के, वो थे एडवर्ड हीथ। एडवर्ड हीथ, वो उनकी लीडरशिप के अंदर यूके ने 1973 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया। ठीक है, तो जो लेबर पार्टी थी वो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थी। जो लेबर पार्टी वो चाहती थी कि जो है हम जो है वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से निकलना चाहते हैं। ठीक है, हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में नहीं रहना। तो 1970s में 80s में जो है वो लेबर पार्टी इसके खिलाफ रही। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑलरेडी डिटेल में बताया कि सिंगल मार्केट का कंसेप्ट आया, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन हुई, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात की गई, पीपल के ऊपर बात की गई, मनी जो पैसा है, ठीक है, यूरो को बनाना, मतलब यूरो जो करेंसी अडॉप्ट करना, उसके ऊपर बात की गई। ठीक है, इमिग्रेंट्स के ऊपर बात की गई कि कोई पासपोर्ट जो है वो सबको यूरोप का पासपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, और वीजा वगैरह सबके लिए सेम होगा। मैंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी का आप लोगों को डिटेल में बताया। तो ब्रेग्जिट का जो इशू है वो जनरेट होता है 2010 के अंदर, 2010 के अंदर ब्रिटेन पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट हल्क पार्लियामेंट बनाई जाती है। ठीक है, सॉरी, हंग पार्लियामेंट बनाई जाती है, HUNG। हंग पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट, हंग पार्लियामेंट को मैं डिफाइन करता हूं कि हंग पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट होती है कि जिसमें किसी भी एक पार्टी की, वो आपका मफलूज हुकूमत जिसको कहते हैं ना, कि जिसमें किसी भी एक पार्टी की जो है वो क्लियर मेजोरिटी ना हो, डिफरेंट पार्टीज ने मिलके जो है वो हुकूमत बनाई हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हंग पार्लियामेंट बर्तानिया की हिस्ट्री के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम हंग पार्लियामेंट बनी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो मफलूज गवर्नमेंट बनी। एक नई पार्टी, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि बर्तानिया के अंदर सिर्फ दो पार्टीज पहले भी थी, आज भी हैं। वो दो पार्टीज थी, एक थी कंजर्वेटिव और एक है लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो राइट विंग पार्टी है, राइटिस्ट उनको कहते हैं, और जो लेबर पार्टी है वो लेफ्ट विंग, उनको वो लेफ्टिस्ट कहते हैं। तो ये राइट विंग और लेफ्ट विंग का कंसेप्ट चलता आ रहा है बर्तानिया के अंदर। तो 2010 में इलेक्शन हुए, यूकिप पार्टी एक नई पार्टी आई, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, यूकिप, UKIP पार्टी। ये एक नई पार्टी नमूदार हुई। इन्होंने सबसे पहले ऐलान कराया कि हम जो हैं वो ब्रेग्जिट का फाउंडेशन ले करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना वो अपने रूल्स खुद बनाएंगे, लोगों के हकूक जो है वो प्रॉपर दिलवाएंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी ने ब्रेग्जिट का इशू स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2016 में, अच्छा मैं इसी में एक आप लोगों को मजे की बात भी बताऊंगा कि 2016 के अंदर रेफरेंडम हुआ। डेविड कैमरून ने एक पत्ता फेंका, अपना सियासी पत्ता, कि अगर आप लोग मुझे हेड चूज करते हैं इलेक्शंस के अंदर, ठीक है, और मतलब अपने आप को कामयाब करने के लिए उसने कहा कि मैं रेफरेंडम कराऊंगा। अगर रेफरेंडम में ये कहा गया कि हम जो है, अगर मेजॉरिटी ने ये कहा कि हम निकलना चाहते हैं बर्तानिया से, यूरोपियन यूनियन से, तो मैं ब्रेग्जिट करवाऊंगा। और अगर मैंने ब्रेग्जिट ना करवाया तो आई विल रिजाइन, मैं रिजाइन कर दूंगा। हुआ क्या कि डेविड कैमरून गवर्नमेंट में आ गए। ठीक है, डेविड कैमरून ने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम में क्या हुआ कि 51.8% यस वोट आ गया कि हमने ब्रिटेन को लीव करना है, और 49.2% जो है वो आ गया कि हमने लीव नहीं करना। जिन्होंने कहा हमने लीव नहीं करना वो था नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड।
इन दोनों ने कहा कि हमने लीव नहीं करना, ब्रिटेन ने कहा, जो इंग्लैंड ने कहा कि हमने लीव करना है, उसके बाद वेल्स ने कहा कि हमने लीव करना है। तो वादे के मुताबिक बोरिस जॉनसन जो है वो फंस गए। बोरिस जॉनसन ने तो पत्ता फेंका था एक, उन्होंने ये सोचा था कि ये किधर ब्रेग्जिट का कहेंगे, इतनी ज्यादा जो है वो इनको सहूलियात मिल रही है यूरोप की तरफ से, तो ये ब्रेग्जिट किधर होगा। लेकिन वो उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी और जो है डेविड कैमरून का रेफरेंडम यस में आ गया। तो अब वो ब्रेग्जिट कैसे करवाए, ब्रेग्जिट नहीं करवा सकता था, तो उसने रिजाइन कर दिया। जब 2016 में डेविड कैमरून ने रिजाइन किया, तो आप लोगों को एक मजे की बात बताता चलूं कि उस वक्त पनामा केस, पनामा लीक्स आई हुई थी जो है उस, और पनामा लीक्स में डेविड कैमरून का नाम भी था। तो डेविड कैमरून ने जो है वो, मियां नवाज शरीफ का नाम था, डेविड कैमरून का नाम था, और भी काफी सारे लीडर्स का नाम था। तो मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि डेविड कैमरून ने जब रिजाइन किया, तो हम पाकिस्तानी जो हैं वो उन अंग्रेजों को इतनी समझदार कौम कहने लग पड़े कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे रोला डाल दिया कि डेविड कैमरून का नाम पनामा लीक्स में आया तो उसने रिजाइन कर दिया। तो जो पीटीआई के जो बाशिंदे थे, जो यूथिये थे, उन्होंने ये जो है वो रोला डाल दिया कि मियां नवाज शरीफ को भी रिजाइन करना चाहिए। ये जो है वो एक पार्टी का हो के ना सोचिएगा, मैं एक न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ। हमने भी जब ये जो है ये पढ़ा था और इसकी हिस्ट्री जब पढ़ी थी डेविड कैमरून की, तो बड़े हैरान हुए थे। तो डेविड कैमरून ने रिजाइन कर दिया ब्रेग्जिट के हवाले से, रेफरेंडम वो कामयाब नहीं करा सका था। तो डेविड कैमरून ने रिजाइन किया, तो पाकिस्तानी अवाम ये कहने लग पड़ी कि डेविड कैमरून का नाम आया है, तो देखे कितना बड़ा लीडर है, उसने अपना नाम ही जो है उसने अपना आपको रिजाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टरशिप से। तो वो एक्चुअली पनामा की वजह से उसने रिजाइन नहीं किया था। वो एक्चुअली इस रेफरेंडम के बाद ब्रेग्जिट नहीं करवा सका, तो उसने रिजाइन किया था। तो ये आप लोगों को भी अगर नहीं पता तो ये काइंडली सुन लें कि बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट कामयाब ना करवाने की वजह से उसने रिजाइन किया था। तो रेफरेंडम हुआ, उसके बाद थेरेसा मे आ गई पावर में, ठीक है। लेकिन थेरेसा मे भी जो है वो फेल हो गई, ये लेबर पार्टी की है। दोबारा इलेक्शन हुए, थेरेसा मे दोबारा गवर्नमेंट में आ गई, ठीक है। 29 मार्च 2017 को थेरेसा मे ने जो है वो फॉर्मली विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। और थेरेसा मे ने यह कहा था कि बर्तानिया जो है वो 2 साल के अंदर अंदर जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकलेगा। लेकिन थेरेसा मे भी कामयाब नहीं हो सकी, लेबर पार्टी नहीं मानी थी उसकी अपनी पार्टी। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट चलाई, नो कॉन्फिडेंस वोट सरवाइव किया थेरेसा मे ने। लेकिन आखिर 2019 में उसने रोते हुए रिजाइन कर दिया कि अपनी पार्टी ने ही उसका साथ नहीं दिया था। उसके बाद बोरिस जॉनसन ने चार्ज संभाला, और आप लोगों को पता है कि पहले पार्लियामेंट नहीं मान रही थी, उसने क्वीन एलिजाबेथ से कह के पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। पार्लियामेंट को जब दोबारा बहाल किया गया, तो बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट से ब्रेग्जिट डील पास करा दी। ब्रेग्जिट डील पास हुई, यहां से फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर गई, वहां से पास हुई। अब डील क्या थी? एक था डिवोर्स बिल, कि बर्तानिया ने कितने पैसे देने हैं यूरोपियन यूनियन को। वो ऑलमोस्ट फिगर एक देखी जाती है 39 बिलियन पाउंड्स। और ये जो ब्रेग्जिट डील है, ये बाइंडिंग होगी दोनों के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी और बर्तानिया के ऊपर भी, ब्रिटेन के ऊपर भी। तो ये जो डिवोर्स बिल है, ये ऑलमोस्ट 39 बिलियन पाउंड्स का बिल है, ये बर्तानिया ने देना है, ठीक है। ये कंपनसेशन मनी है, इट विल बी गिवन टू यूरोपियन यूनियन फ्रॉम यूके। उसके बाद कि यूरोपियन यूनियन सिटीजन को यूके के अंदर राइट्स दिए जाएं, और यूके के जो सिटीजन हैं वो यूरोपियन यूनियन के अंदर उनको राइट्स दिए, राइट्स सिटीजन राइट्स दिए जाएं, उनके ऊपर बात की गई। डाइवोर्स बिल भी दोनों के एग्री हो गया, सिटीजन राइट के ऊपर भी बात एग्री हो गई। जो मेन अभी तक जो नेगोशिएशंस चल रही थी
जो मेन हॉल्ट था वो था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का। आयरिश बैकस्टॉप भी इसको कहते हैं, आयरिश बैकस्टॉप। अच्छा, तो ये क्या था, आयरिश बैकस्टॉप क्या था? अभी इसकी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की हिस्ट्री में आप लोगों को बताता हूं। मैं एक व्हाइट बोर्ड जो है वो निकाल रहा हूं यहाँ पे, सारे जरा देखिएगा। यहां पे है यूके, यहां पे है स्कॉटलैंड, यहां पे है वेल्स, इनका बॉर्डर टच है, यहां पे है समुंदर, ठीक है, सी है, यहां पे है सी के साथ है यहां पे नॉर्दर्न आयरलैंड, और यहां पे इसके साथ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। ये मैं लगा देता हूं यहाँ पे, ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। बल्कि एक मिनट, मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं। सॉरी, अच्छा, रिकॉर्डिंग में दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये देखें, ये है स्कॉटलैंड, ये है इंग्लैंड, ये है वेल्स, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो है ये चारों मिलके यूके बना रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सब लोगों को समझ आ गई है? असल जो मेन इशू है आयरिश बैकस्टॉप का, वो है यहाँ पे जो नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का जो बॉर्डर है, यहाँ पे इशू आ रहा है। हुआ क्या कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 साल सिविल वॉर चली, ठीक है, 50 साल सिविल वॉर चली। एक मिनट, इस क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं दोबारा आप लोगों को